मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल रेलवे सोलापुर डिवीजन आप सबका स्वागत करता हूं। जब कैंडिडेट आरआरबी का एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो उन्हें ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ बहुत सारे फॉर्म भेजे जाते हैं और जिसमें एक इम्पॉर्टेंट होता है अटेस्टेशन फॉर्म। आप इसे सही भर कर दें क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। मित्रों, ये 2 प्रति में भरवाया जाता है, किसी डिवीज़न में 3 प्रति में भरवाया जाता है। जनरली इसे 2 प्रति में भरवाया जाता है, जिसमें एक प्रति जो है वो डिवीज़न अपने पास रखती है तथा दूसरा प्रति जो है वो जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर को भेजा जाता है और वहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद जब ये अटेस्टेशन फॉर्म वापस आती है तभी आपको एक्चुअल ज्वाइनिंग दी जाती है। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बताया हूँ कि ये जो प्रपत्र है जब तक ये पुलिस वेरिफिकेशन होके नहीं आ जाता है, जो ट्रेनी रहते हैं उसे ट्रेनिंग तो दी जाती है लेकिन उसे फाइनल ज्वाइनिंग जो है वो इस वेरिफिकेशन के बाद ही दिया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण परिपत्र होता है। हम लोग देखते हैं कि इस परिपत्र को कैसे भरें। इस परिपत्र अटेस्टेशन फॉर्म के 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में दिया हुआ है। जो कैंडिडेट है उसको ये बताया गया है कि उन्हें किसी भी प्रकार का गलत जानकारी नहीं देना है। जो भी जानकारी उन्हें सही जानकारी देनी है। अगर गलत जानकारी कभी भी ऐसा पता चलता है कि आपने इस परिपत्र में गलत जानकारी दी है तो आपकी नौकरी जा सकती है। तो इसलिए मित्रों, इस परिपत्र को ध्यान से और सही जानकारी के साथ भरें। जो यहाँ फ़ोटो लगाना है, यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर × 7 सेंटीमीटर का फ़ोटो लगाएंगे। कैंडिडेट अपना फ़ोटो लगाएगा और इसे गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई करवाना है। मतलब फ़ोटो चिपकाने के बाद जो गजेटेड ऑफिसर हैं उनसे क्रॉस सिग्नेचर लेना होगा। ऐसा इसलिए कि ये फ़ोटो दोबारा चेंज ना हो सके। जो पहला कॉलम है उसमें कर्मचारी अपना सरनेम पहले और नेम बाद में लिखेगा और वो ब्लॉक लेटर में होगा। सरनेम मतलब जैसे कर्मचारी का नाम महादेव प्रसाद है तो प्रसाद पहले लिखेगा और महादेव बाद में लिखेगा। जो कॉलम 2 है उसमें कर्मचारी अपना पूरा एड्रेस डालेगा, जो उसका प्रेजेंट एड्रेस है वो भरेगा। जो कॉलम 3 है उसका जो ए कॉलम है उसमें अगर कर्मचारी अपना होम एड्रेस डालेगा। तो मैं यह बताऊं कि आप अपना प्रेजेंट एड्रेस और जो होम एड्रेस है कोशिश करें कि एक ही एड्रेस डालें, क्योंकि अगर आप एड्रेस चेंज करते हैं तो वैसी कंडीशन में जो डिपार्टमेंट है उन्हें दोनों एड्रेस पे उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। सपोज़ करिए आपने प्रेजेंट एड्रेस में पटना का एड्रेस दे दिया है और होम एड्रेस जो है आपका भागलपुर का है, तो ऐसे में दोनों जगह पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है। अगर ऐसे में अगर एक जगह से पुलिस वेरिफिकेशन होकर के आ गया है, दूसरी जगह से पुलिस वेरिफिकेशन होना है, तो ऐसे में आपका जो ज्वाइनिंग है उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप लोग एक ही एड्रेस दें। 3 का बी है उसमें अगर आप मूल रूप से पाकिस्तान के निवासी हैं तो वैसे में आपको ये कॉलम भरना पड़ेगा जिसमें आप इंडिया कब आए उसका पूरा विवरण देना रहता है। जो कॉलम 4 है इसमें पिछले 5 सालों में कहाँ कहाँ आप निवास किए हैं उसका डिटेल भरना है। कब से कब तक आप कहाँ पे रह रहे हैं उसका डिटेल देना है। मित्रों, मेरा फिर वही अनुरोध रहेगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा इधर उधर का एड्रेस ना दें, आपका जो वर्तमान जो घर का एड्रेस है उसी एड्रेस को कायम रखें। जो कॉलम 5 है इसमें आपको अपने परिवार के बारे में डिटेल देना है, जिसमें आपके फादर का पूरा नाम, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें जो कॉलम है आप इसको भरें। इसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो फॉर्म भर दिया उसको सत्य मानते हुए आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। इसमें आपने भाई बहन, अगर वाइफ या हस्बैंड है तो उसका जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पे उनका भर सकते हैं। उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ इसमें देना है। जो 5A कॉलम है ये ज़्यादातर जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए रहता है। इसमें जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए ये कॉलम ना ही है, जिसमें आपका पुत्र या पुत्री के बारे में डिटेल देना है। अगर नाम, उनकी नेशनलिटी, उनका प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह देना रहता है। इसे नॉट एप्लीकेबल कर दें। जो 6 नंबर का कॉलम है वो नेशनलिटी जो इंडियन है वो लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे
प्रेजेंट एज, 10वीं पास किए थे उस समय आपका क्या एज था, कॉलम 7 के सी में भरेंगे। कॉलम 8 जो है उसमें आप अपना और भी डिटेल देंगे, इसमें प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह सब देंगे। आपके पिताजी किस स्टेट के मूल निवासी हैं, ये सब डिटेल आपको यहाँ भरना है। जो 9 नंबर कॉलम है वो आपके रिलीजन को पूछ रहा है, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आप वो भरेंगे। और 9 का जो बी है उसमें अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको SC ST जो है वो लिखना है। आप ध्यान रखें कि इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है, आप जो भर रहे हैं वो उसको सत्य माना जाएगा। जो 10 नंबर कॉलम है इसमें आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है। आप इसमें बोल रहे हैं कि 15 वर्ष से अधिक होने के बाद आपने जहाँ से एजुकेशन लिया उसके बारे में डिटेल देंगे। तो इसमें पहला जो है वो 10वीं का डिटेल भरेंगे, जिसमें स्कूल कॉलेज का नाम क्या है, 10वीं आप किस स्कूल में पढ़े थे। उसी तरह से आपको 10वीं के बाद +2 का डिटेल देना है, फिर ग्रेजुएशन का डिटेल देखना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह किया तो सब आपको डिटेल यहाँ पे भरना है। जो 11 नंबर कॉलम है ये उन कर्मचारियों के लिए है जो पहले कहीं जॉब करते थे। अगर आपने पहले जॉब नहीं की है, आपका फ्रेश अपॉइंटमेंट है, तो आप यहाँ नॉट एप्लीकेबल दे सकते हैं। जो 11B कॉलम है उसमें आपको वही पूछा जा रहा है कि आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते थे अथवा नहीं। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में थे तो क्या आप पे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, आपकी सेवा समाप्त कर दी गई, इससे संबंधित है। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप उसमें नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। उसी तरह 12 नंबर कॉलम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई है जो आपको सही सही भरना है। पूछा गया है कि क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है, तो आप हाँ या ना भर सकते हैं। क्या आप पर कभी कोई मुकदमा चलाया गया है, क्या आपको हिरासत में रखा गया है, क्या आपको कभी बंदी बनाया गया है, क्या न्यायालय ने आप पे जुर्माना किया है, ये सभी डिटेल्स आपको भरना है। इसमें ध्यान रखें कि ये सारी जानकारी आपको सही सही भरनी है। अगर इस तरह कोई भी घटना हुआ है तो ये सारा रिकॉर्ड आपके थाना में अवेलेबल होगा और ये डॉक्यूमेंट जो है आपके थाना में भेजा जाएगा। तो सच्चाई क्या पता चल ही जाता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप बिल्कुल जो सही है वो भरें। अगर आप इसमें हाँ भरते हैं तो आपको सारा पेपर लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, अगर आप इसमें नहीं करते हैं, नो करते हैं, तो कोई भी पेपर लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको उससे संबंधित जो भी पत्र है या जो भी पेपर्स हैं वो आपको पेपर सभी लगाना पड़ेगा। जो 13 नंबर कॉलम है इसमें आपको 2 गवाह का हस्ताक्षर लेना है, जिसमें ये जो गवाह होंगे 1 नंबर और 2 नंबर गवाह होंगे। ये दोनों गवाह काफ़ी जो आपके गांव मोहल्ले समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या जो भी हो, जो रिस्पेक्टेड पर्सन है, आप उसका यहाँ पे साइन ले लें और फिर नीचे आप अपना साइन करें डेट और प्लेस दे करके। अगला जो पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो इसको जो भरवाएंगे हम लोग वो किसी गजेटेड ऑफिसर से भरवाएंगे। वो गजेटेड ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, आपके MP या MLA हो सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। इसमें जो सबसे आसान और जो जनरली लोग भरवा के लाते हैं वो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल या स्कूल के जो हेडमास्टर होते हैं उनके द्वारा भराया जाता है। यहाँ आपका नाम भरेंगे, आपके पापा का नाम, पिता का नाम भरेंगे और वो आपको कितने दिनों से जानते हैं। जो यहाँ पे ध्यान दें कि वो 6 महीने से ज़्यादा से जानते हैं तभी ये फॉर्म भरेंगे। तो वो 5 साल से, 6 साल से जो भी है कितने दिनों लास्ट कितने दिनों से जान रहे आपको यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे साइन करके डेट और प्लेस डालेंगे और वहाँ पे अपना स्कूल का जो सिक्का है, जो सील है, उसको ज़रूर लगाएंगे। उसके नीचे का जो कॉलम है वो आपको नहीं भरना है, ये ऑफिस यूज़ में जब आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं उस समय वहाँ पे भरा जाएगा। नेक्स्ट जो 7 नंबर एनेक्सल 1 है वो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। इसमें आप उसी ऑफिसर से भरवाएं जिसने आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भरवाया था। आपका यहाँ नाम भरा जाएगा, सन ऑफ जो है वो भरेंगे और वो आपको लास्ट कितने दिनों से जानता है वो यहाँ पे भरेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रहे कि वो ये सर्टिफाई करेंगे कि वो आपका ब्लड रिलेशन में नहीं है। यहाँ पे आपका नाम भरेंगे, फिर यहाँ पे डेट प्लेस डाल के साइन करेंगे और यहाँ पे फिर उनको अपना जो ऑफिस स्टाम्प है वो लगवाएंगे।
जो एनेक्सर 2 है वो भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही है, तो इसमें भी उसी सेम फॉर्मेट है, आप वहाँ पे वो सब भर सकते हैं। जो एनेक्सर 3 है ये घोषणा पत्र है, सरकारी सेवा में आप नया प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए आपको अपना एक घोषणा पत्र देना है और ये घोषणा भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसमें आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे और उसमें जो भी सही है उसको टिक करेंगे, क्या आप अनमैरिड हैं या कि आप विवाहित हैं और सिर्फ आपकी एक पत्नी या पति हैं। तो ये डिटेल, ये अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी है उसको आप भरेंगे, डेट डालकर सिग्नेचर करेंगे। तो इस तरह से आपका अटेस्टेशन फॉर्म है पूरी तरह से फुलफ़िल हो जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो फॉर्म है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब चेक करते हैं और इसमें गलती पाई जाती है, ऐसे में कर्मचारी को वापस कर दिया जाता है, क्योंकि ये फॉर्म है इसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी रहती है और ऐसी जानकारी है जो आप जमा कर रहे हैं और उसका फिर से वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। तो इसमें जो आपके गवाह हैं, बाहर का कोई भी आदमी आपका गवाह बनता नहीं है, आपके जो मोहल्ला समाज के लोग हैं इसके गवाह होते हैं। पुलिस के पास यही फॉर्म भेजा जाता है और फिर वही फॉर्म लेकर पुलिस आपके घर पे जाएगी और सारा डिटेल्स वगैरह आपसे, आपने जिस गवाह का नाम दिया है उससे पूछेगी या फिर पता लगाएगी। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप बिल्कुल सही जानकारी दें और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो फॉर्म भरने में या इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें। मित्रों, इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अपने मित्रों को, अपने उन मित्रों को भेजें जिनको इनकी आवश्यकता है और इसे लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।